टू है। Okay. वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। ओके। हमेशा सुख दुख में साथ में रहते थे, चीजें करते थे। उन्होंने क्या किया कि मेरे यहाँ एक बंदा काम करता था, हाँ। उसको उन्होंने हायर कर लिया कि यार मेरे को भी कपड़े का काम चालू है। ओके, वो इम्पोर्टेंट बंदा था मतलब जो सेल आपका? हाँ, 100%। आज समझो मैं व्यापार कर रहा हूँ, मेरे नीचे एक लड़का ही रख रखा था मैंने। ओके। एक ही लड़का था, और उसी को उन्होंने हायर कर लिया? उसी को उसने पढ़ा दिया कि भाई मैं तेरे को 5,000 रुपए ज्यादा दूंगा। उस टाइम से मेरा दिमाग घुमा, मैंने कहा यार अब सब क्या करें। तो उस दिन से मैंने सोच लिया। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपकी लाइफ में कंपटीशन, आपका कॉम्पिटिटर होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, मतलब कंपटीशन को आपने मोटिवेशन ले लिया फॉर द मैटर, अगर आपके केस में देखा जाए। 100%। यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि इंसान अपनी सारी एनर्जी अपने ग्रोथ में नहीं लगा के अपने कंपटीशन को खत्म करने में लगाता है। राइट। बट आपके केस में आपने कंपटीशन को ही अपना मोटिवेशन समझा और वहां से आपको सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट मिला अपने बिजनेस को ग्रो करने का, राइट? अब वहां से बत्ती जल गई कि नहीं यार अब लाइफ में कुछ तो करना पड़ेगा। कि यार अपना कंपटीशन आ गया, मतलब कहीं ना कहीं गुस्सा आया? 100% गुस्सा ऑब्वियस आएगा यार। अपना आदमी अपने साथ रात दिन कोई भी आदमी रह रहा और है। आपने सिखाया, ट्रेन किया। पर मेरी आज भी उनके लिए उस टाइम गुस्सा था, आज भी मैं उनको कोई भी मदद चाहिए, ओके। मैं उनकी मदद करता हूँ। अच्छा, और करी भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उनकी मदद करी, दैट्स वेरी ग्रेटफुल ऑफ योर्स। यस। हाँ। क्योंकि क्या चीजें होती है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी जिंदगी में बंदे नहीं होते तो आज शीतल जैन यहाँ नहीं होता। ओके। 100% नहीं होता। और ये बहुत सारे लोग जानते भी है, चित्तौड़ के काफी सारे लोग जानते हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो आज भी मेरे टच में। उनको पता है कि यार मेरी कहानी कहाँ से चालू हुई, क्या किया मैंने। अब हम दोनों का कंपटीशन चालू। मैंने कहा चलो यार, उन्होंने मेरे को ओपनिंग में बुलाया, मैं ओपनिंग में गया भी। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, ओके। अब अपने को अपना प्रूफ करना है। हम दोनों ने बहुत अच्छे से व्यापार किया, उनका भी व्यापार अच्छा चला, मेरा भी अच्छा चला। दोनों ने शानदार व्यापार किया, फुल कंपटीशन। पूरा चित्तौड़ की लाइन लगती थी मेरे कॉलेज वाली शॉप पे। आप भी चित्तौड़ से ही हो, आपने भी चीजें देखी हुई बिल्कुल है। देखिए, बिल्कुल देखिए। एक कि छोटी भाई- सी दुकान में मतलब कुछ रेट्स भी बाहर लगी रहती थी जो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग लगती थी। वो क्या था, वो क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी? वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी थी कि जैसे ही मैं कह रहा हूँ मैंने बोर्ड लगाना चालू किया, हाँ। मेरे पास में मैं 1100 रुपए की 3 जीन्स बेचूं तो पास में भैया 1000 की 3 कर दे। ओके, मैं 900 की 3 बेचूं तो वो 800 की 3 कर दे। अंडरस्टूड। मैं 800 की 3 करूं तो मतलब जबरदस्त कंपटीशन हुआ। ओके। मतलब चीजें बहुत बिगड़ी, सुलझी। फिर मैंने कहा कि यार अब अपने को इस कंपटीशन से बाहर निकलना पड़ेगा। ओके। मैंने तुरंत डिसीजन लिया, मैंने प्लेस चेंज करने का प्लान चालू किया कि मेरे को जगह चेंज करनी है। मैं अब यहाँ पे व्यापार नहीं मतलब वहां पे करूंगा, पर मेरे को देखो आप समझिए है कंपटीशन से क्या होता है, एक तरीके से नुकसान भी होता है लाइफ में। कि भाई यार चीजें लॉन्ग रन में वो एक पॉइंट के लिए ट्रिगर ठीक है, बट लॉन्ग रन में वो दोनों के लिए शायद लंबे टाइम तक अगर आप किसी से कंपटीशन करने लग जाओगे एज ए बिजनेसमैन के तरीके से, वो आपको नुकसान था। 100% नुकसान। मैंने प्लेस चेंज किया। अब उस टाइम भी मतलब लोगों ने बहुत बोला, क्योंकि एक चीज बताता हूँ आपको, याद होगी एमराज मॉल चित्तौड़ में सबसे पहला मॉल चालू हुआ था जो हाँ, प्रताप नगर में, बिल्कुल, जहां पर सबसे पहले डोमिनोज आया था। उस डोमिनोज के अलावा वहां पर 1 साल तक किसी ने शॉप रेंट पे नहीं ली थी। yes. कि अराउंड यार उस टाइम रेंट ज्यादा था और 25,000 27,000 रेंट इज अ बिग डील, ऑब्वियसली बहुत बड़ा रेंट होता है। यस यस। मैंने कहा यार रिस्क है तो इश्क है, यहाँ पे भी अपने को रिस्क लेनी पड़ेगी। ओके, तो सीधे वो छोटी सी दुकान से उठ के मॉल में आ गया? मॉल में सीधा आ गया। ओके, सीधा मॉल में शॉप ले ली। बहुत बड़ी रिस्क थी यार। 100% रिस्क थी, मुझे भी पता था, लोगों ने भी बोला कि इसका डाउनफॉल चालू। ओके। कितने ही लोगों ने बोला कि तुम मत कर, वो खत्म हो जाएगा, कहाँ से इतना रेंट बढ़ेगा, क्या करेगा, चीजें वैसे ही नहीं है, मार्केट नहीं है। मैंने कहा मैं तो शॉप, मेरे पापा को मेरे पे ट्रस्ट था। और तब तक आप सिर्फ रिटेल में ही थे, राइट? हाँ, उस टाइम भी रिटेल था, मॉल में आया तब भी रिटेल ही था, मॉल तक भी रिटेल ही था। पर जैसे जैसे क्या होता है कि चीजें ग्रो होने लग जाती है ना हिमांशु,
तो आदमी का इंटरेस्ट अपने आप बनने लग जाता है। ओके आज की तारीख में हम धागे से लगाकर पेंट तक हम बना रहे हैं। ओके जो धागा होता है ना, कॉटन हम नहीं लेते, हम धागा लेते हैं, धागे से उसकी वीविंग कराते हैं, वीविंग से कपड़ा बनता है, कपड़े से गारमेंट बनता है, और गारमेंट फिर हमारे सब फ्रेंचाइजी पे सेल होना। अभी तो अपन इस पे चलो आएंगे बाद जी, में जी। ऑब्वियसली, लेकिन मैं वही समझना चाह रहा था कि आप जब रिटेल से जी होलसेल पे जब शिफ्ट हो रहे थे, जी तब तक आप रिटेल में किस स्टेज पे पहुंच गए थे, फाइनेंशियली भी और इंफ्रास्ट्रक्चरली भी अपने? रिटेल में बहुत अच्छा कर रहा था मैं। चित्तौड़ में मेरा काफ़ी अच्छा नाम हो गया था। ओके 2016 तक में मतलब स्टेबल हो गया कि अब मेरा चित्तौड़ में नाम हो गया कि यार ये फ्रेंड्स कलेक्शन वाला कोई बंदा है, इसने पूरा मार्केट में आग लगा रखी है। हाँ हाँ और मेरा मोटिव आज भी वही है, क्योंकि देखो कोई भी व्यापार के पीछे आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, आपकी नीति अच्छी है, आपका व्यापार बड़ा बनेगा। ओके आज इंडिया में जो मैं सेगमेंट में काम कर रहा हूं, वो 80% पब्लिक है जो मैं जो कपड़े बनाता हूं वो पहनते हैं, 80%। ओके और बहुत बड़ा आज एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉयमेंट है तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ओके ये आप भी अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई इतना बड़ा रोजगार अगर अपने इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई आता है, तो मेरा मोटिव यही था कि एक छोटे से छोटा मीडियम से मीडियम आदमी शानदार जीन्स पहने और शानदार शर्ट पहने, टिप टॉप हो जाए वो। अच्छा, मतलब कि आपके दिमाग में ये नहीं था कि यार मुझे इतनी कपड़े बेचूंगा तो इतना प्रॉफिट होगा। राइट। एक तो ये अप्रोच होती है कि यार, और ये अप्रोच तो हर बिजनेसमैन की होती ही है। और एक ये अप्रोच होती है कि नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि चित्तौड़ के लोग भी फैंसी कपड़े पहने, सस्ते कपड़े पहन पाए, अफोर्डेबल कपड़े पहन पाए, और हर जना जींस टी शर्ट अफोर्ड कर पाए। Right. क्योंकि ये नहीं हो सकता था, राइट? Right. मतलब कि गांव के लोग और ऐसे लोग जो फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आते हैं, वो लोग भी जीन्स खरीद पाए, ये सोच आपने रखी। मतलब तो इनमें से कौन सी अप्रोच ज्यादा बेटर है? ऑब्वियसली दोनों अप्रोच में काम करा है आपने। पैसा तो बनाना ही है, बिजनेसमैन है तो पैसा तो बनाना ही है, बट ये भी है कि हमें इनको वो जींस पहनानी है, हमें ये वो मोटिव भी था। तो इनमें से आपने दोनों में से कैसे कॉप अप किया? मतलब सबसे बड़ी चीज बताऊंगा, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। 2013 में मेरा सबसे बड़ा जो लॉन्चिंग था जीन्स का, मैंने 1100 रुपए में 3 जीन्स बेची थी। 1100 रुपए में 3 जींस? उस जमाने में जीन्स 1000-1200 से नीचे या 800-700 से नीचे कोई नहीं बेचता था। हाँ। और आज 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए? मेरे हिसाब से 12 या 13 साल हो गए। 12-13 साल हो गए, यस। आज भी MBA कपड़े वाला 1000 रुपए की 3 जींस बेच रहा है, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद। और वो कैसे किया मैंने? क्योंकि मैं आज बड़े बड़े ब्रांड्स क्यों बने, आज रिलायंस क्यों बना, आज जितने भी बड़े ब्रांड्स क्यों बने, उसका सबसे बड़ा रीजन बता देता हूँ। कोई भी व्यापार की जड़ बताता हूँ। उस व्यापार की जड़ ये है कि आपको उसके लिए लोअर लेवल तक जाना पड़ेगा। आज मैं धागे तक क्यों गया हूं? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कॉस्ट वाइज अगर चीजें करूंगा तो ही तो सर्वाइव कर पाऊंगा। आज मार्केट में बना रहना है तो आपका सबसे बड़ी चीज होती है, देखो 2 चीजों से व्यापार चलता है। ओके एक चलता है प्राइस, दूसरा होता है प्रोडक्ट। ओके प्रोडक्ट में भी दम होना चाहिए, प्राइस में भी दम होना चाहिए। प्राइस कम होनी चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए और प्राइस कम होनी चाहिए। घुमा फिरा के 2 चीजें। ओके तो मैं बोल रहा हूँ रिलायंस क्यों बना, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि रिलायंस ने जड़ में काम किया कि मैं कैसे प्लास्टिक का दाना बनाऊं। उनका सबसे उनकी इंडस्ट्री भी टेक्सटाइल से ही रही। टेक्सटाइल से ही है, विमल इंडस्ट्री। आज जो भी उनकी इंडस्ट्री वो सबसे शुरुआत उनकी टेक्सटाइल से हुई। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बड़े बड़े लोगों को कॉपी किया। आज मैं चाहे भले मैं उस लेवल पे नहीं हूं, पर मेरी सोच है कि मेरे को जाना है उस लेवल कि यार मेरे को रिलायंस जैसा काम करना, या मुझे ये बहुत बड़ी बात है कि आज अगर आप रिलायंस को दिमाग में रख कर काम कर रहे हो, एक्चुअली ये सोच पाना भी बहुत डिफिकल्ट सा लगता है कि यार रिलायंस को कैसे मतलब सोचें कि यार कैसे क्या, तो वो बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं आना चाहूँगा कि ये तो हो गया, आपने रिटेल का चालू किया, फिर होलसेल का चालू किया,
तो जब होलसेल का आप रिटेल से होलसेल में शिफ्ट हुए, राइट। तब आपने क्या स्ट्रेटजी रखी, कैसे आप मतलब, क्योंकि एक जगह पे से तो नहीं हो सकता, आपको बाहर जाना पड़ेगा अपनी होलसेल के लिए, आपको कस्टमर बेस बनाना पड़ेगा, और कस्टमर भी नॉर्मल कस्टमर नहीं होते हैं, वो दुकानदार होते हैं, और दुकानदार तो अपने इधर आपको पता ही है कितने तेज होते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस किया कि आप मेरा माल बेचो? राइट बात। तो वो कैसे आपने गांव गांव में कैसे, क्योंकि मेरे को एक इंसिडेंट ध्यान है, मेरे एक फ्रेंड ने स्टार्टअप चालू किया था टी शर्ट का, ओके। ठीक है, तो वो मुझे गांव का नाम तो ध्यान नहीं है, वो एक बहुत दूर से, जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है बेसिकली गांव, राइट राइट। उस गांव में जाकर के उन्होंने प्रिंट टी शर्ट का काम चालू किया था, तो वो वहां पे जाकर के अपना सेल करने की कोशिश कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, तो वहां पे एक शॉपकीपर ने बोला कि यार आपके चित्तौड़ का वो शीतल जैन है ना, हम तो उसी से माल लेते हैं। तो उन्होंने जब मुझे आके बताया, और ये बात मैं बहुत पहले की बता रहा हूँ, मतलब अभी रिसेंटली नहीं है, कम से कम भी 4-5-7 साल पहले की बात है, राइट राइट। तो उन्होंने तब बताया कि यार शीतल जैन वहां पर भी पहुंच गया जहां पर मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि, और फिर इस कमिटमेंट के साथ, उसके साथ उसने बोला ना शॉपकीपर ने कि यार हम तो उससे ही माल लेते हैं, राइट बात। तो वो वहां पर बहुत अपीलिंग लगा। तो कैसे पॉसिबल हुआ, ये आपने कैसे पॉसिबल किया? देखो, मेरे को शुरू से था कि मेरे को जड़ में जाना है, तो मैंने क्या किया कि रिटेल में बहुत अच्छे से कर रहा था, चित्तौड़ में बहुत अच्छा नाम चल रहा था, लोग भीड़ पड़ती थी मेरे यहाँ, वेटिंग रहती थी, मेरे को 9 बजे तो शॉप बंद करनी, मतलब बंद करनी, ओके, क्योंकि थक जाते थे दिन पर। अंडरस्टूड। तो उसमें मैंने पूरी अपनी मतलब जबरदस्त नींव मजबूत कर दी कि रिटेल सेक्टर में अब चित्तौड़ में अपन अच्छे से जम चुके हैं, ठीक है ना। तो रिटेल में तो चित्तौड़ में बहुत अच्छे से नाम हो ही गया था हिमांशु, ओके, और शानदार काम कर रहे थे। अब जिज्ञासा भी हो गई कि यार अब इसको और बढ़ाना है, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट क्या, इससे आगे क्या, इससे आगे क्या। तो सीढ़ी बाई सीढ़ी फिर मैंने होलसेल में मार्केट से माल परचेज करना चालू किया, ओके, ट्रेडिंग चालू करी, दिल्ली से माल लाना चालू किया, अहमदाबाद से माल लाना चालू किया, और बहुत छोटे लेवल से चालू किया। फिर मैं खुद स्कूटी लेके आसपास सब जगह सैंपल लेके जाता था। ओके, अब सैंपल लेके जाऊं तो हर आदमी का रिप्लाई यही आवे कि यार हम तेरे से माल क्यों लें, हम तो सीधा दिल्ली से माल लेंगे। अच्छा, चीजें इजीली नहीं हुई, बिल्कुल भी इजीली नहीं हुई। ओके, चित्तौड़ में घूमा तो सब कोई माल खरीदने को तैयार नहीं, कोई भी माल खरीदने को तैयार नहीं। मतलब आपने कितने लगभग शॉपकीपर्स को आपने टच किया? मैंने कम से कम देख लो कि 50 शॉपकीपर को टच किया। कप्पासन जाता था स्कूटी लेके निम्बाड़ा रोड का काम चल रहा था उस टाइम, मुझे पता है मेरी वो हालत होती थी कि मतलब मैं पूरा खाली, कुछ भी नहीं दिखे, सिर्फ मिट्टी दिखे मेरी बॉडी पे। ओके, तो भी स्कूटी पे जाना गर्मी में, मार्केटिंग करनी, पर 10 जगह जाके एक जगह कोई परचेज करता था, और वो भी क्रेडिट पे देना पड़े। ओके, कोई कैश में नहीं खरीदे, मुझे लाना कैश में, मुझे मार्केट से क्रेडिट ना। तब तक आपका रिटेल वाला अच्छा जम चुका था। हाँ, कि वो शानदार था। वो रिटेल वाला तो चल ही रहा था साथ में, वो मस्त चल रहा था। ओके, तो इसलिए आपको होलसेल में सपोर्ट मिल गया फाइनेंशियली भी, कि भाई मतलब एक इनकम सोर्स को आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए नहीं कि भाई मैं होलसेल पे जा रहा हूँ तो रिटेल को थोड़ा सा कम, वो बराबर चल रहा था, राइट? मैंने क्या आप बोला? बता पाओगे क्या तब तक कितना सेल आप करने लग गए थे रिटेल में, जब होलसेल में आप जब शिफ्ट होने वाले थे, हम तब एनुअल सेल्स आपकी कितनी होने लग गई थी? काफी अच्छी सेल थी, पूरे चित्तौड़ में नाम था। ओके, मतलब जबरदस्त, मतलब पूरे चित्तौड़ का 25% मार्केट मैंने एक्वायर कर लिया था, 25%। ओके, जो मेरे रिलेटेड जो क्लॉथ थे, मैं मेंस ही करता था। समझ अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, मैंने लाइफ में कसम खा रखी है कि मैं जिंदगी भर मेरे प्रोडक्ट ही पहनूंगा। आपने अभी जो पहन रखा है जी, ये आपका प्रोडक्ट है? मैं मेरा ही प्रोडक्ट पहनता हूँ। ये मेरी फॉर्मल पैंट है जो 400 रुपए की है, ये मार्केट में 3000 की भी बिकती है, 2500 रुपए की भी बिकती है, 2000 की भी बिकती है, 1500 की भी बिकती है, और 600 की भी बिकती है। हमारा मार्केट प्राइस जो एंड यूजर को हम देते हैं 400 रुपए का है, और ये शर्ट 400 रुपए का है। ओके, आज भी मेरे जूते 10,000 के होंगे, पर मेरी जो ऊपर का जो है ना, ये मेरी ब्रांड का ही रहेगा जिंदगी भर। इससे बढ़िया क्वालिटी चेक क्या हो सकता है? चाहे कंपनी आज 1 करोड़ पे हो, 100 करोड़ पे जाए, 1000 करोड़ पे जाए, या 10,000 करोड़ पे जाओ, मैं मेरी लाइफ में हमेशा एक कफन के अलावा सब कपड़े मेरे होंगे। क्या बात है, 100% बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा 100%। स्टेटमेंट। तो आपने आप बता रहे थे कि आपने अहमदाबाद में फिर आपने चालू किया, मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, या वहां से आपने लेने लगे इस माल? पहले तो ट्रेडिंग किया और पूरा चित्तौड़ में जड़े जमा ली। अब देखो, कोई भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए। स्केल पे आप, अगर वॉल्यूम है
तो ऊपर वाले लोग भी आपको, आज जैसे मेरे पास कोई अच्छा बायर है, उसका वॉल्यूम होगा तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दूं। तो मैंने फोकस किया अपना वॉल्यूम बढ़ाने पे, वॉल्यूम बढ़ाया, पहले ट्रेडिंग में जड़े जमाए, फिर मुझे लगा कि अब चित्तौड़ जैसी सिटी में इससे ज्यादा बड़ा काम अब मैं नहीं कर पाऊँ, बाहर निकलना, अब बाहर निकलना। ओके, अब बाहर निकलना, अदर सिटी में जाके, दिल्ली, अहमदाबाद, एक छोटा सा गांव का आवरी माता का मैं रहने वाला, हाँ। अब मुझे व्यापार करने के लिए अहमदाबाद में जाना, दिल्ली जाना। अब मेरी मैरिड हो गई थी, अच्छा, ओके, जब मैं शिफ्ट हुआ अहमदाबाद तब मेरी मैरिड हो गई थी। ओके, अब मेरी मैरिड हो गई तो बहुत सारे फैमिली के भी रहते, अपने को क्या जरूरत है, अपना बहुत अच्छे से चल रहा है, काफी है, इतना बना लिया है, हाँ। पर मैंने कहा नहीं यार, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे करना है, करना है, करना है। डिसीजन लिया, फैमिली को मनाया, प्रॉपर वाइफ को भी समझाया, फादर मदर को भी समझाया। आज भी मैं घर छोड़ के जाता हूँ तो मेरी माँ की आंखों में आंसू होते हैं, मुझे इतना दर्द फील होता है, तो भी मुझे पता है कि यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। ऑब्वियसली गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरी मम्मी के आंसू दिखते हैं, पर मैंने एक टारगेट ले रखा है कि 2030 के अराउंड मैं भिलवाड़ा आ जाऊंगा, भिलवाड़ा में पूरा सेटअप करूंगा पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि आज फैब्रिक का अपने इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो मार्केट है टेक्सटाइल का वो भिलवाड़ा है। तो मेरा फ्यूचर विजन भिलवाड़ा ही है। और मेरा मम्मी पापा से लगाव भी कि मैं एक टाइम के बाद मैं मेरे फादर मदर के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि अपन पैसा करोड़ों रुपए कमा लेंगे, पर एक फादर मदर की जो इस टाइम उनको जो जरूरत रहेगी, वो कहते हैं ना कि इस संसार का सबसे बुरा फैक्ट है दैट आवर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड, एंड दिस इज फैक्ट। ये आप चाह के भी बदल नहीं सकते हो कि भले आप कितना ही पैसा क्यों नहीं कमा लो, तो ये सबसे बुरा फैक्ट माना जाता है कि यार हमारे पेरेंट्स ओल्ड एज हो रहे हैं, और ये हमें रियलाइज नहीं होता है। पता है शीतल, हमें रिसेंटली मतलब अपन उस तरीके से सोचते नहीं है ना, वरना अपने पेरेंट्स हो रहे हैं, ओल्ड एज हो रहे हैं, उन्हें अब अपनी जरूरत है, बिल्कुल, बट अपन को रियलाइज नहीं होता क्योंकि हम हमारी लाइफ में बहुत बिजी होते हैं। बिल्कुल सही। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं, बिजनेस ऑब्वियसली प्रायोरिटी है, अपनी हेल्थ प्रायोरिटी है, अपनी फैमिली प्रायोरिटी है, लेकिन अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी उतना ही टाइम दें। जैसा आपने बताया कि आपका ये प्लान है 2030 के बाद आप, और ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ कि 2030 के बाद का आपका प्लान होगा, पर ऐसा नहीं है कि आप अभी उनको टाइम नहीं दे रहे होंगे, ऑब्वियसली टाइम तो देते ही होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। बट ये है कि ज़्यादा टाइम, ज़्यादा डेडिकेट करेंगे टाइम को 2030 के बाद, ये आपका प्लान है 100%। ओके, तो आपने अहमदाबाद चूज किया एज अ वर्किंग सिटी, जहाँ पे आपने सोचा कि अहमदाबाद ही क्यों? अहमदाबाद मैंने इसके लिए चूज किया क्योंकि आज कपड़े जो मेरे को होलसेल का काम करना है, उसके लिए अहमदाबाद भिलवाड़ा जैसे टेक्सटाइल में है, तो भिलवाड़ा शूटिंग में बेस्ट। ओके, शूटिंग मतलब बॉटम वियर, हाँ, डेनिम फैब्रिक हो गया, ओके, या जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हो गए, तो उस हिसाब से बेस्ट है। अंडरस्टूड। तो मेरे को सबसे पहले होलसेल में काम करना था शर्टिंग, और इंडिया का सबसे बड़ा शर्टिंग का अगर कोई मार्केट है तो वो अहमदाबाद है, गुजरात है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि गुजरात में बिजनेस करना अदर सिटीज में बिजनेस करने से इजी है। ओके, अदर स्टेट्स में ऐसा कहाँ आपको फील हुआ? क्योंकि आपने राजस्थान में भी काम किया है, अभी आप गुजरात बेस्ड हो, राइट, तो कहाँ आपको फील हुआ कि यार राजस्थान और गुजरात में कहाँ डिफरेंस है? आई होप कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब सुन रहे होंगे आपकी बात। देखो, आपको एक चीज बताता हूँ, आपको भी ये चीज पता है कि गुजरात की मिट्टी में व्यापार है, ये चीज आप मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ, यस। बड़े से बड़े जो बिजनेसमैन हुए हैं, वो आज हुए नहीं, अभी भी हैं, अभी भी है। राइट नाउ द पीपल हु आर रूलिंग आर बिलोंगिंग फ्रॉम, बेसिकली बिलोंगिंग फ्रॉम गुजरात ओनली, यस। देखो, जमीन तो मेरी आज भी राजस्थान है, मिट्टी मेरी राजस्थानी है, राजस्थान में भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यस। पर जो नींव है जिसमें बिजनेस को अगर मेरे को बड़े लेवल पे ले जाना, तो वो गुजरात में इसके लिए इजी है, क्योंकि देखो राजस्थान में सोर्सिंग नहीं, में जो ऐसा नहीं है कि यहाँ चीजें नहीं हो रही, पर 2-3 चीजें है भी है कि भाई आज वहाँ का माइंडसेट है, वहाँ लोग 1500 करोड़ वाले तो बहुत भरे पड़े, 1500 करोड़ का बिजनेस करने वाले लोग बहुत भरे पड़े। मैं अभी रिसेंटली एक मेरे फ्रेंड है जो बिल्डिंग का काम है उनका, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में है, तो वो यही बता रहे थे कि यार गुजरात में इट इज ईजी टू स्टार्ट द बिजनेस, क्योंकि वहां पे कंप्लाइंस बहुत इजी है। अगर आपने सोचा है, आज अगर कोई भी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो आदमी ये नहीं चाहेगा कि यार 7 दिन 10 दिन या 1 महीना 2 महीने के लिए
मेरी फाइल सिर्फ मिनिस्ट्री में या कहीं पे अटकी हुई है। और ये चीज उन्होंने भी कंपैरिजन बताया मुझे कि यार गुजरात में अगर बंदा 100 करोड़ रुपए, क्योंकि 100 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, राइट, आप उसका इंटरेस्ट भी देखोगे तो बहुत बड़ा बनता है, राइट। तो अगर आप 1 महीना भी डिले कर रहे हो तो आदमी को दुखता है। बिल्कुल दिखता है। तो वो चीज गुजरात में कंपैरेटिवली इजी है कि यार अगर बंदा 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हो सकता है कि उसकी 7 दिन 10 दिन 15 दिन बाद या जो भी टाइम है कंपैरेटिवली कम टाइम में वो ऑपरेशनल हो जाएगा। Right. ये गुजरात में डिफरेंस है, गुजरात और राजस्थान में, ये उनके हिसाब से था। तो आपको भी ये कहीं ना कहीं फील हुआ होगा। 100% फील हुआ। और चीजें गुजरात में कैसा, जैसे अपना राजस्थान है, जैसे भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा रॉ मटेरियल के लिए, मैं रॉ मटेरियल नहीं बनाता हूँ, मैं गारमेंट बनाता हूँ। गारमेंट की जो सोर्सिंग है वो अहमदाबाद से इजीली होती है, वहाँ लेबर इजीली मिल जाती है। अगर मेरे को भीलवाड़ा में लेबर चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगी। आज मुझे कुछ छोटी छोटी चीजें चाहिए तो वो गुजरात में इजीली, अहमदाबाद में इजीली अवेलेबल होगी। ओके, एक ही जगह पे बहुत सारी चीजें, सब चीजें इजीली चूज किया। अब गुजरात जाने के बाद भी बहुत सारी समस्या है। ओके, समस्या क्या है मैं बताता हूँ। मैं नया आदमी, मेरे को मार्केट में क्रेडिट में माल लेना है। मुझे फर्स्ट टाइम इतना मेरी आंखों से आंसू आ गया, क्योंकि देखो मैंने व्यापार चालू किया नीति से। आज भी मैं नीति पे ट्रस्ट करता हूँ, एथिक्स के साथ व्यापार कर रहा हूँ, हमेशा जिंदगी भर एथिक्स के साथ चलूंगा। कौन बोलता है कि एथिक्स के साथ व्यापार को बड़ा नहीं किया जा सकता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं अभी भी मानता हूँ कि इट इज एक्चुअली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अगर आप कंप्लीटली एथिकल हो, राइट, और बिजनेस कर पा रहे हो जैसा आप बता रहे हो, जी जी, तो बहुत मुश्किल है, एक्चुअली बहुत मुश्किल है जो आप बता रहे हो। यस, एथिकली व्यापार करना है, एथिक्स के साथ मेहनत करनी है, रात दिन एक करने हैं। मैं बोल रहा हूँ आज भी मैं 24 घंटे में आप मानेंगे 16 घंटे वर्क करता हूँ। 16 घंटे, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं जो स्टेज पे आ गया हूँ, मुझे थोड़ा सा इसको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। मेरी 8% 30 की एज, मेरी इच्छा है मैं 33 तक अपने आप को झोंक लूँ। उसके बाद भी करूँगा, पर फिर फैमिली टाइम चीजें ये वो थोड़ा कम करूँगा। कहीं ना कहीं ये भी होता है शीतल की एज भी बहुत बड़ा फैक्टर काम करती है यार। जो एनर्जी आज हम डाल पाएंगे, जरूरी नहीं है कि आज से 5 साल बाद हम उतनी ही एनर्जी डाल पाए। और उसके बाद अपनी फैमिली भी है, अपनी चीजें भी है, उनको भी अपने को एंजॉय करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब एक आदमी बड़े लेवल पे चला जाता है तो उसके बाद उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है, और उस पर मेरा फुल फोकस है कि मैं मेरे व्यापार को पूरे ऑटो पायलट मोड पे ले जाके छोड़ूं, कि मैं कुछ भी नहीं करूं, नीचे पूरी टीम करे, और उस पर हम काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी कर रहे हैं। तो शुरुआत वहाँ से हुई, बहुत सारे फेज आए, लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। अब मुझे पता था कि शीतल तेरी कहानी तो तुझे ही लिखनी है, और हर एक बंदे को बोलूँगा अपनी कहानी लिखने के लिए अपने को ही आगे आना पड़ेगा, कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप लोग सोच लोगे कि मुझे ये करना है तो आप ही कर सकते हैं। और बहुत सारी लाइफ में मेरे साथ चीज़ें हुई, मैंने आज जो जो चीज़ें फॉलो कर रहा हूँ उससे मुझे बहुत सारी एनर्जी भी आती है। आज मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, मेरा जो डेली रूटीन है वो सारी चीज़ें करता हूँ, मैं आपको आगे बताऊँगा। और सबसे पहले जब अहमदाबाद में गए तो लोगों ने मेरे को वहाँ पर क्रेडिट में माल देना प्रीफर नहीं किया कि यार आप नए आदमी हो, हम आपको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। ओके, तो फिर वो चैलेंजेस आ गए कि यार अब इस बिजनेस को बड़ा कैसे बनाए, तो जो पूंजी है उससे ही व्यापार करना। ओके, तो फिर मैं गया कि नहीं यार अब वापस रिस्क लेनी पड़ेगी, अब अपने को बिजनेस में लोन लेना पड़ेगा। देखो लोन लेना 100% मैं मानता हूँ, अगर आपका विजन है तो लोन लेना हेल्दी, 100% हेल्दी लोन लेना चाहिए व्यापार के। ये बहुत ही एक्चुअली बहुत ही बड़ी बात बताई आपने अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं। अगेन यहाँ पे भी रिस्क है कि यार मैं लोन तो ले लूंगा, फिर अगर जो मैं एक्सपेक्टेशन है मेरी कि यार आज आपने भी सोचा होगा कि यार मैं इतना लोन ले लूंगा, हर आदमी सोचता है कि यार मैं लोन लेने के बाद मैं इतना पैसा यहाँ से ले आऊंगा, इधर लगा दूंगा, यहाँ से पैसा आएगा, लोन चुका दूंगा। दिस इज बेसिक मैकेनिज्म। बट इसके बीच में आता है फियर ऑफ नॉट वर्किंग आउट, कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो, क्योंकि ये रिस्क तो है ही है। एक तो खुद का पैसा होता है तो आदमी को लगता है कि यार डूब भी जाएगा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई मेरे घर के बाहर तो नहीं आ जाएगा पैसा मांगने के लिए। राइट बात। बट अगर लोन लेके बिजनेस करना है तो ये कितना आप मानते हो कि यार नहीं, उस टाइम पे ऑब्वियसली एक माइंडसेट चाहिए कि यार नहीं यार, और एक कॉन्फिडेंस चाहिए अपने बिजनेस के ऊपर, अपने आइडिया के ऊपर कि नहीं ये वर्कआउट करेगा ही करेगा। तो उसमें लोन का कितना बड़ा रोल है कि यार नहीं यार कर ले पाएंगे, कर लेंगे यार, हो जाएगा।
सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करो, अपनी जड़ें मजबूत करो, उसके बाद फिर लोन फैक्टर में जाओ कि यार Understood. अब लोन लेना चाहिए, क्योंकि देखो नींव मजबूत होगी मतलब तभी तो- कैलकुलेटिव रिस्क लेनी चाहिए। बिल्कुल कैलकुलेटिव, नींव मजबूत होगी तभी तो पेड़ खड़ा रहेगा ना। हम्म। नींव ही वीक हुई तो थोड़ी पेड़ सर्वाइव कर पाएगा, कर ही नहीं Understood. पाएगा। तो कैलकुलेटिव लोन लेने का, सोच समझ के लेने का कि यार इतना लोन मैं लूंगा, इतना मुझे पता है मैं मेरी ईएमआई चुका दूंगा, इंटरेस्ट चुका दूंगा। फिर मैंने बिजनेस में लोन लिया, फिर धीरे 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 इसको ग्रो करता गया। सब जगह से कैश में माल परचेज किया, मतलब आरटीजीएस में ही माल परचेज किया कि पहले पैसा दूंगा फिर आप माल भेजना, क्योंकि कोई भी नए आदमी पे ट्रस्ट नहीं करेगा। नए आदमी पे ट्रस्ट, वो उनकी जगह सही, मैं मेरी जगह सही, पर मुझे तो हर्ट होगा ना यार। मैं मतलब लिटरली आंखों से आंसू ही नहीं आए, समझ इतना वो हुआ, मैं टूट गया। मैं रोके, मैंने एक फ्रेंड को फोन भी किया। मैं यही सवाल पूछने वाला था एक्चुअली कि लाइफ में इस जर्नी में, अभी तो मुझे पता है कि यू आर वेरी मच वेल एस्टेब्लिश्ड, लेकिन लाइफ में उस टाइम पे कभी ऐसी सिचुएशन आई कि आपको लगा कि यार रात में सोते वक्त, या फिर कभी ऐसे बैठे हैं फैमिली के साथ और लगा कि यार छोड़ो यार, मैं जहाँ था वहीं चला जाऊं, या जो मैं कर रहा हूँ वहीं रुक जाऊं, कुछ रेस्ट ले लूं, थोड़ा ब्रेक ले लूं, ऐसी कभी सिचुएशन आई, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया आपके साथ? मेरी जिंदगी में न तो आज आया है न आज आएगा कभी। मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ, नेगेटिव मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मैंने जो सोच लिया, मुझे पता है मेरे को ये करना है करना है करना है, कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखने का। ओके। रास्ता निकालने का कि भाई किस प्रकार से आप, ये काम नहीं हो रहा तो इस तरीके से करो, ये नहीं हो रहा हो तो ये करो, ये नहीं हो रहा हो तो ये करो। आज मेरा कंपनी में यही काम है कि मुझे सबको साथ लेके चलना, सब टीम को साथ लेके चलना और सबके साथ रहना और सबको आगे बढ़ाना। मोटिव ये है ही है। तो उस टाइम जब लोगों ने मना कर दिया तो बहुत सारी चीजें हुई, फ्रस्ट्रेटेड, पर मैंने सोचा अपने को करना है, अपन कर लेंगे। व्यापार को ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, ग्रो करते गए, और आज की तारीख में अहमदाबाद में होलसेल में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, बहुत अच्छा काम, अंडरस्टूड, नेक्स्ट लेवल काम कर रहे हैं। ओके। मैं आपको वापस से लेना चाहूंगा आपका जो ब्रांड है एमबीए कपड़े वाला, राइट। तो जब, ठीक है, आपने बताया कि आपने एमबीए कपड़े वाला एमबीए चाय वाले से कॉपी किया क्योंकि आपको उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पसंद आई, राइट। बट अगेन चाय और कपड़ा एक दोनों बहुत ही अलग अलग सेगमेंट है, ठीक है। तो जब अपने ब्रांड बना दिया कि ठीक है एमबीए कपड़े वाला हम ब्रांड रखेंगे, और ये, तो उस ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने की आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी क्या रही? मतलब एमबीए कपड़े वाला ऐसे ही एमबीए कपड़े वाला नहीं बना, उसके पहले भी बहुत सारे मैंने संघर्ष किए, Okay. अलग अलग नाम से, पर वो सक्सेस ही नहीं हुआ। ये जैसे कुछ मैं बताता हूँ। शुरू में फ्रेंड्स कलेक्शन रिटेल चला, वो तो था ही, हाँ। तो मैंने बार चालू किए, मैंने खुद के स्टोर चालू किए, मैंने भिलवाड़ा चालू किया। अच्छा। तो क्या होता है कि चीजें इजीली नहीं ऑपरेट होती। मैंने खुद के भिलवाड़ा चालू किया, देन मैंने निम्बाड़ा चालू किया, देन मैंने कपासन चालू किया, ओके, देन मैंने बेगू चालू ये सारी चित्तौड़ के आसपास चित्तौड़ के आसपास की जगह, क्योंकि अपन वहां इजीली पहुंच सकते हैं। तो वहां चालू करने के बाद सारे स्टोर दिन ब दिन बंद होते हैं। ओके, क्या रीजन रहा उसके? रीजन बहुत सारे रहे, क्योंकि एक तो मेरा स्टोर है तो बहुत सारी चीजें, ये गारमेंट इंडस्ट्री में चोरी बहुत होती है। एक तो ओके, आप जो भी स्टाफ रखते हैं तो डेडिकेशन से लोग काम नहीं मेरे ख्याल से ये तो कॉमन प्रॉब्लम है हर सेक्टर का। 100%। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ना इस कि ट्रस्टेबल लोग बहुत कम मिलते हैं। ओके, तो वो डे बाई डे प्रॉफिट होवे 30,000 का, नुकसान हो जावे 60,000। तो मैंने इस चीजों को सीखा, फिर जाके ये एमबीए कपड़े वाला लॉन्च किया, क्योंकि मुझे पता है कि सारे जो इस कंपनी के, मतलब जो स्टोर में लू पॉइंट्स होते हैं, वो सब मैंने सबसे पहले मेरे ऊपर अप्लाई किया कि मैं किसी भी फ्रेंचाइजी का पैसा लगवाऊं, सबसे पहले मैं मेरे स्टोर तो चालू करूं। सही बात। 4-5 स्टोर चालू किए, नहीं चले, फेल हो गए। पर मैंने जब होलसेल में आया तब मेरी ग्रिप अच्छे से बन गई अहमदाबाद में, अच्छे से। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, एमबीए कपड़े वाला को 1 साल, अभी हम बहुत बल्क प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो क्या हुआ, मैंने बोला था आपको पहले भी कि वॉल्यूम अगर आपका बढ़ गया तो आप मार्केट में सर्वाइव कर लोगे। अंडरस्टूड। हमने प्लानिंग की कि हमारे वॉल्यूम को हमको बढ़ाना है, हमने वॉल्यूम को बढ़ाया। फिर धीरे धीरे फर्स्ट फ्रेंचाइजी मैंने चालू करी नीमच के अंदर, जो अपना एमपी में पड़ता है, चित्तौड़ से 60 किलोमीटर। हिमांशु, हमारी फ्रेंचाइजी में आज की तारीख में हमने यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र,
और एक दो स्टेट और है, छत्तीसगढ़, ओके मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत हाँ, सारे हाँ। स्टेट में हम पहुंच चुके हैं। वहां पर लिटरली बोल रहा हूँ, आप एमबीए कपड़े वाले के पेज खोलना कोई भी, जैसे लखनऊ खोलना, ओके इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम पे हमारे सबके अलग अलग अराउंड हमारी सब मिला के समथिंग 2 करोड़ लोग पूरे इंडिया में एमबीए कपड़े वाला को जानते हैं आज की तारीख में, ओके सोशल मीडिया सोशल मीडिया। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि सोशल मीडिया आपकी एक स्ट्रेटजी रही एमबीए कपड़े वाला जो ब्रांड है वो लोगों तक पहुंचाने में। 100%। तो यू आल्सो बिलीव कि सोशल मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल आज की तारीख में बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए? क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके फील्ड में जहाँ पे आप होलसेल भी कर रहे हो, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस ही है या सेगमेंट है लोगों का वही सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपको शायद कवर करना पड़ता होगा बट वो सोशल मीडिया पे नहीं, तो वो कैसे करते हैं आप, मैनेज कैसे करते हैं सोशल मीडिया को, या कैसे क्या करते हैं? व्यापार को अगर बड़ा करना है, व्यापार में अगर सक्सेस होना है, तो आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बड़ी बड़ी ब्रांड सही इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया आया, मोटरोला आया, उन्होंने समय के साथ परिवर्तन नहीं किया। आपको भी पता है वो मार्केट से अभी गायब हो चुके हैं, ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं। अब एप्पल आ गया, सैमसंग अच्छा कर रहा है। तो मैंने हमेशा इम्प्लीमेंट किए बिजनेस में कि यार नेक्स्ट क्या, मतलब आपको इम्प्लीमेंट तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ऑडियंस का थॉट हमेशा चेंज होता चाहिए। हर आदमी को रोज नया चाहिए, हर आदमी को रोज नया चाहिए। हम 15 दिन में हमारे डिजाइन चेंज करते हैं, हर चीज करते हैं। सोशल मीडिया से व्यापार चलेगा चलेगा चलेगा। अब जमाना चेंज हो गया है। अब हर वो जो अपने फादर मदर की जो पीढ़ी थी वो लास्ट जनरेशन रही जो सोशल मीडिया नहीं चलाती। नहीं, मेरे हिसाब से तो वो भी नहीं है। आज मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे से सोशल मीडिया चलाते हैं और कुछ चीज़ें तो वो मेरे से पूछते हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा कि मैंने मेरे पापा को चैट जीपीटी चलाना सिखाया। ओके। तो वो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके सामने जाके वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि भाई ये देखो ये चैट जीपीटी। और उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन ही यही पूछा कि क्या कहते हैं कुंडली कैसे मिलाई जाए और ये सब कैसे किया जाए। तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल। मेरे ख्याल से अपने पेरेंट्स भी इसमें आ चुके हैं। मेरे फादर भी करते हैं, मेरे मदर नहीं चलाते। Okay. मेरी मदर, मेरे को लगता है कि मतलब वो इंस्टाग्राम बिना वाली मम्मी ये लास्ट जनरेशन है, मैं ये ऐसा सोचता हूँ। हाँ। क्योंकि अब तो हर एक आदमी इंस्टाग्राम, कोई बड़े बोर्ड होर्डिंग, आजकल वो सब चीजें खत्म हो गई है। हर एक आदमी की दुनिया अब मोबाइल बन चुका है। ये तो फैक्ट है, ये तो बिल्कुल हर एक आदमी की दुनिया मोबाइल बन चुका है। आपने भी अभी, मैंने आपकी एक रील देखी थी, आपने एक रामा सुपर मार्केट के सामने वो जो पूरा कचरा हो रहा था वहाँ पे एक रील डाली। तो मुझे पता वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लिटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं यार, छोटा मोटा कर पाते, बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले खुद कुछ बड़ा बन जाओ, तब आप शायद आज, जैसे कि आपने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, अराउंड डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप मान के चलो कि 2000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। 2000 लोगों को। मेरे जब दिमाग में मैं सोच भी रहा था तो मेरे दिमाग में 1000 ही आ रहा था, बट 2000 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। मतलब कि इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है कि आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी है जो 2000 लोगों का घर चला रही है। राइट बात है। ठीक है, अब आप ये समझिए कि 2000 लोगों को तो आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। अब उन 2000 लोगों पे कितने लोग डिपेंडेंट होंगे? 100%। उनके बच्चे जो एजुकेशन ले पा रहे हैं शायद वो। इससे बड़ी देश सेवा भी क्या हो सकती है कि आपने इतने लोगों को, हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, सड़कें खराब है, ये है वो है, ये सब करना एक जगह ठीक है, क्रिटिसाइज करना, लेकिन कुछ प्रोडक्टिव करना और देश के इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाना, इससे बड़ा काम मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ हो सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज जैसे सपोज चाइना है, चाइना में 3 से 4 बार चाइना गया हूँ हिमांशु, 4 बार चाइना मैंने विजिट किया है। चाइना के लोगों के जो थॉट्स हैं, चाइना वाले जो काम करते हैं, जो नेक्स्ट लेवल उनका विजन है, सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो आज अपने देश को अगर आगे आना है तो देश को आगे आने के लिए कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी आदमी, मैं बोल रहा हूँ कि नीचे पब्लिक को आगे आना पड़ेगा। जैसे आपसे मैं रिलेट कर रहा हूँ चीज को कि जैसे आपने वो कचरे हटाने के लिए रील डाली,
कचरा हट भी गया। अपने यहाँ के एमएलए जो चंद्रभान जी हैं उन्होंने कचरा हटा भी दिया, आपने Yes. उनका थैंक भी बोला। हाँ। अगले दिन वापस वहां पे कचरा आ गया। कचरा हो गया और अभी भी है। तो आपने क्या बोला कि पब्लिक को अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल। पॉलिटिशियन कितना करेगा, कोई Obviously. भी पॉलिटिशियन कितना करेगा। अगर पब्लिक अवेयर नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता है, देश का भला नहीं हो सकता है। चाइना क्यों आगे, क्योंकि वहां की पब्लिक सीरियस है काम को लेके। वहां का आदमी काम 24 घंटे उनके दिमाग में एक ही चलता है कि हम हमारी कंट्री के लिए क्या कर सकते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मैं बोल रहा हूं, मैं आज की तारीख में 5000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए तैयार हूं। पर वैसे लोग तो होने चाहिए ना, वैसे लोग मिलने चाहिए। हमारी कंपनी में रोज हायरिंग चालू है, डेली हम 10 लोग हायर करते। लोग बोलो आप ये 100 पे भी जाएंगे, 1000 पे भी जाएंगे, रोज हायरिंग चालू है। मैं बिल्कुल इसी चीज पे आने वाला था कि आज की तारीख में हर बिजनेस में एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जी, कि आप अपनी मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं। क्योंकि आज हायरिंग करी, आज किसी को लिया आपने, महीने भर तक उसको सिखाया, 2 महीने तक उसको सिखाया और वो छोड़ के चला जाता है। ये मैं जो अभी बिजनेस कर रहा हूँ उसमें भी फील करता हूँ, और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे जो मैं देखता हूँ, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि आप उनको मोटिवेट भी रखो और उनको एफिशिएंटली काम भी करने दो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, क्योंकि आपने बताया 2000 लोग हैं और ऑब्वियसली उनको आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते। राइट। तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या स्ट्रेटजी लगाते हैं? देखो मैं हमेशा 2 चीजें मानता हूँ कि व्यापार भी अच्छा है और जॉब भी अच्छी है। अंडरस्टूड। जरूरी नहीं है कि आप व्यापार में ही बहुत कुछ उखाड़ लोगे, आप जॉब में भी बहुत कुछ कर सकते हो। आज हमारे इधर भी हम जो मैनेज करते हैं तो हम आज उनको इंसेंटिव देते हैं, आज उनको परिवार के जैसे माहौल देते हैं, उनको परिवार के जैसे ट्रीट करते हैं, तो लोग हमसे जुड़े रहते हैं। और मैं हमेशा, मेरा यही विजन है कि कंपनी ग्रो करेगी तो आप लोग ग्रो करोगे। आप लोग अगर कंपनी के लिए अच्छा सोचोगे, मैं प्रकृति का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ, आप जैसा दोगे, वो बोलते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो जैसा आप डालोगे वैसे ही तो आपको मिलेगा ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, मैं देखो एम्प्लॉय के लिए भी बोलना चाहूंगा कि आप कहीं पर भी अगर जॉब कर रहे हो, आप इस विचार से जॉब करो कि ये कंपनी मेरी है, मेरे को इसको आगे बढ़ाना है। कल को आप एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आपका एटीट्यूड और आपका काम करने का तरीका कैसा होना चाहिए, वो आप जॉब में भी इम्प्लीमेंट। मैं मेरी बताता हूँ, मैं अगर कहीं पर भी नौकरी करता तो मैं, मेरा जो भी सेट होता उसके लिए यही सोचता कि यार ये बढ़ेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। एग्जैक्टली यही होना चाहिए। मैं कहीं भी जॉब करता तो मैं यही सोचता कि यार मेरा सेट आगे बढ़ेगा तो मैं बढ़ पाऊंगा ना यार। आज अगर मैं ये सोच लूंगा नहीं यार, हाँ खुद का बिजनेस करना चाहिए, सब चीजें हैं, पर हर आदमी हर चीज में सक्सेस नहीं होगा। ऑब्वियसली सब चीजें कैलकुलेटिव चलती है, सब चीजें होती है। आप जॉब में भी बहुत बड़ा कर सकते हो। आज आपने देखा होगा कि जो फेसबुक के या गूगल के सीईओ है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी सैलरी मेरे हिसाब से किसी की 25 करोड़ है, किसी की 50 करोड़ है, किसी की 100 करोड़ है, किसी की 200 करोड़ है, मंथली सैलरी बता रहा हूँ ना आप। हाँ, तो वो लोग जॉब में भी अच्छा कर सकते हैं, पर आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैं जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, मैंने एक अपने बहुत इंडियन इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर है, रोहित सर, आप जानते होंगे। हाँ, उन्होंने वो अजय देवगन के साथ बहुत सारा काम किया। रोहित शेट्टी, राइट। उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो आप अगर 1000 रुपए का काम कर रहे हो ना, अगर 1000 रुपए की सैलरी ले रहे हो तो 10,000 का डिलीवर करो, तो 10,000 का डिलीवर करना चाहिए, तब जाके आप ग्रो करोगे। उसकी जिंदगी में वो चीज हुई होगी तो बोल रहा होगा ना। यस, आज इतने बड़े इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर है, उन्होंने बोला देखो मैं बोल रहा हूँ, आप आपके पास जैसा सर्कल है वैसे आप ग्रो करोगे। आपका सर्कल ही अगर अच्छा नहीं है, आपके सर्कल के अंदर लोग नेगेटिव है या उनको लाइफ में हमेशा नेगेटिव बात करनी, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार, आज जैसे रिलायंस की बात करता हूँ मैं, मतलब बहुत प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूँ। तो रिलायंस के फाउंडर धीरू भाई थे, तो धीरू भाई स्टारबक्स में कॉफी पीने जाते थे, जितना मुझे याद है। ओके। या स्टारबक्स होगा या कोई भी ब्रांड होगा, बड़ा ब्रांड, वो जॉब करते थे, शायद उनकी सैलरी कुछ 500-1000 रुपए थी, तो वो उस टाइम 200 रुपए किसी भी चाय पी रहे थे, वो शायद ताज होटल की जो भी, मुझे
एक्चुअल याद नहीं, पर मैं बता रहा हूँ। तो वो क्यों जाते थे? वो ये बोलते थे कि यार बड़े बड़े लोग बातें क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि भाई यार ये क्या करते। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो इन्वायरमेंट है, आज मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी आदमी के साथ रहोगे, जैसे कोई आदमी कुछ भी नशा करता है, उस आदमी के साथ रहोगे तो आप क्या सीखोगे? नशा करना सीखोगे, ऑब्वियस सीखोगे। आज कॉलेजेस में और ये जो चीजें हो रही है, ये इसकी वजह से हो रही है कि आपका जैसे सर्कल है वैसा आप ग्रो करो। आज आप बिजनेसमैन के साथ रह रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 100% आप बिजनेसमैन बनोगे। आज 5 बिजनेसमैन के साथ रह रहे हो, आप ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन बन जाओगे, उसी तरीके से ग्रो होगा 100%। तो आपका ऑरा किन लोगों के साथ में है वो बहुत बड़े इंपॉर्टेंस रखता है आपकी ग्रोइंग में। ऑब्वियसली मैंने जो चीजें ऑब्जर्व करी मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि धीरूभाई अंबानी को 5 स्टार होटल में जाना पड़ता था उस टाइम पे कि बड़े लोगों का माइंडसेट जानने के लिए, और आज हमारे साथ खुद बड़े लोग बैठे हैं अपना माइंडसेट हमें शेयर करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के साथ इन पॉडकास्ट के जरिए हम लोग आप लोगों का जो अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो आगे बढ़ पाए, उनका क्या कहते हैं माइंडसेट जान पाए। अब मैं एक ऐसे सवाल करने वाला हूँ जो कि जनरली बिजनेस जो भी करते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं, और आप भी जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 128 आपकी अभी फ्रेंचाइजीज हो चुकी है और 60 का हमने टोकन ले लिया है। तो हमारा एमबीए बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ 100% हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, हम ग्रो कर रहे हैं, और हमारा कोई टेक्सटाइल तक ही सीमित नहीं है व्यापार। मेरा जो फ्यूचर विजन है, मुझे एक बड़ा 10,000 स्क्वायर फीट का, जो भी जितने भी मेरी फ्रेंचाइजी उनके साथ ही ज्वाइंट रहूंगा मैं। ओके। जैसे बहुत सारी फ्रेंचाइजी हमारी 3 लाख से भी चालू हुई थी। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था कि अगर आपकी फ्रेंचाइजी किसी को लेनी है जी तो वो कैसे ले सकता है, और आपकी फ्रेंचाइजी लेने के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। जैसे अगर मुझे लेनी है, किसी को भी लेनी है, तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए, इंक्लूडिंग पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या कंडीशन है, आप थोड़ा सा वो बताइए। हमारा जो स्टार्टिंग फ्रेंचाइजी मॉडल है वो एरिया वाइज है। अगर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे जिला चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल 25 लाख रुपए से नीचे नहीं। ओके, ठीक है। क्या रीजन है 25 लाख? क्योंकि उतना उस तो वो 25 लाख रुपए हमें, मतलब अगर मुझे लेना है तो आपको देने पड़ेंगे? हाँ, उसमें हमारा क्या होता है कि आप 25 लाख रुपए हमको दोगे, हम आपको सामने 25 लाख रुपए का पूरा माल दे देंगे। ओके। ना हमारी कोई फ्रेंचाइजी फीस है, सिर्फ हमारा डिपॉजिट्स रहता है। वो सिटीज के हिसाब से हम 1 लाख भी लेते, 2 लाख भी लेते, 5 लाख भी डिपॉजिट लेते और 10 लाख भी डिपॉजिट लेते। चित्तौड़ के हिसाब से, अगर पर्सपेक्टिव से अगर सोचे तो हमारा 5 लाख रुपए डिपॉजिट रहता है। ओके। और 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रहता है। अंडरस्टूड जी। अब उसमें कैसा होता है कि एरिया के वाइज, अब चित्तौड़ का मैंने एग्जांपल दे दिया। अब जैसे आप छोटे सेंटर में चले गए, कप्पासन थोड़ा छोटा सेंटर है, तो वहां हम 10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी और 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए डिपॉजिट में दे देंगे। ठीक है। उससे जो छोटे सेगमेंट में गए तो बदेसर एक एरिया है, तो वहां हम 5-6 लाख रुपए में भी उसको फ्रेंचाइजी दे देंगे। समझ में आ गया। तो एरिया वाइज अभी आपको बता देता हूँ, राजस्थान एमपी हमारा फुल बुक्ड है। अच्छा, अगर राजस्थान एमपी से कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहे, वहां हम बुक्ड है। वहां पर हम एक भी फ्रेंचाइजी नहीं तो कितना, मतलब जयपुर में कितनी फ्रेंचाइजीज हैं अभी? जयपुर में अभी अराउंड हमारा 1 स्टोर है। हम ये कोशिश करते हैं कि एक सिटी में एक ही नहीं करेंगे, 3 भी करेंगे, 4 करेंगे, पर हम पहले हमारी फ्रेंचाइजी को ग्रो होने देते हैं। ओके। कि भाई यार एक बार ये स्टेबल हो जाए, इनका अच्छे से प्रॉफिट निकल जाए, फिर हम दूसरा प्लान करें। ओके। कि भाई यार क्योंकि यही मैं पूछने वाला था कि जब आप फ्रेंचाइजी वाले सिस्टम मॉडल में जाते हैं तो हियर इट कम्स अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको आपकी जिसने आप पे ट्रस्ट किया है उनको भी प्रॉफिट में लेकर के आना है। 100%। तो हाउ बर्डनाइज यू फील योरसेल्फ कि यार मेरे पास बहुत ज्यादा बर्डन ऑब्वियसली आता होगा कि यार आज किसी ने 25-30 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली उसने भी एक सोच, एक ड्रीम लेके किया है कि यार मैं भी एमबीए कपड़े वाले का बिजनेस करूंगा और बहुत पैसा कमाऊंगा, अच्छा बिजनेस करूंगा। तो उनको प्रॉफिट में लाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसको आप कैसे मैनेज करते हो? और अगर जो किसी ने फ्रेंचाइजी ले ली, ठीक है, उसके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेशन बिठा के रखते हैं और उसको कैसे आप सपोर्ट करते हैं बनने के बाद भी? आज हमारी भैया 128 फ्रेंचाइजी है राजस्थान में, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जो नाम लो आप, बाड़मेर, एवरीथिंग, मतलब हर जगह हम। ठीक है। एमपी में भी आप इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जो भी बड़े बड़े नाम हर जगह है। यूपी में भी आप लखनऊ और बहुत सारी जगह है।
अयोध्या हो गया, बहुत सारी जगह। ओके, हाँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि 128 के 128 नाम लेना, ऑब्वियसली यस। नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, फिर इधर जाओ जावरा, रतलाम, इधर बेल्ट पकड़ लो आप तो ऐसे चलोगे तो भीलवाड़ा हो गया, इंदौर हो गया, सब जगह है। पर हम हमारे फ्रेंचाइजी को अपना परिवार मानते हैं, हम बिल्कुल सपोर्ट में रहते हैं, उनको जो भी समस्याएं आती है पूरा रिलेट करते हैं। आप समझो हम जयपुर जैसी सिटी में 5 फ्रेंचाइजी खोलेंगे आने वाले टाइम में, पर कब खोलेंगे? जब पहली फ्रेंचाइजी हमारी जड़ें जमा लेगी, उसके बाद हम मौका किसको देंगे? जयपुर वाले को ही देंगे कि यार भैया, क्योंकि ग्रेटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ जो पहले से जुड़े हुए वो हमेशा से जुड़े रहने चाहिए। अब मेरा जो मॉडल है, मैं कपड़े तक ही सीमित नहीं रहना चाहता हूँ, मैं 10,000 स्क्वायर फीट का एक मॉल बनूंगा, उसमें हम इलेक्ट्रिक भी आएंगे, हम बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं, हम मोबाइल सेक्टर में भी आएंगे, हम गिफ्ट सेक्टर में भी आएंगे, और हम हमारी फ्रेंचाइजी को ही पहले अपॉर्चुनिटी देंगे, उसी को बड़ा बनाएंगे। ओके, तो ये बात सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं, अगर हम आपकी फ्रेंचाइजी से जुड़ते हैं तो फ्यूचर में जो भी शीतल जैन के थ्रू जो भी बिजनेस होगा उसमें भी हम उसके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं, हमें पहले अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवन बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट में बहुत सारे काम करने वाले, धीरे धीरे ग्रो करके। और सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी हमेशा से मेरा फ्रेंचाइजी लेने वाला रहेगा, क्योंकि जो आपकी उंगली पकड़े उसका आपको हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड, 100%। बहुत बड़ी बात है। तो आप मतलब इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं? कभी ऐसा सोचा था कि यार इस तरीके से मैं इतना बड़ा बनूंगा? आपने जैसा बताया कि आपने कभी अल्टो 800 का भी नहीं सोचा और अब आप डिफेंडर लेने का सोच रहे हैं। राइट। तो ये मैनिफेस्टेशन ही हुआ। 100%। आप इसमें बिलीव रखते हैं? इसमें मैनिफेस्टेशन में मैं 100% बिलीव करता हूँ, पर मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है वो 2023 में मेरे को सुनने में आया। ओके। क्योंकि पहले तो अपने यही सोचते हैं कि अपन जो सोचेंगे वो होगा। हाँ। भाई अपनी बेसिकली वही मैनिफेस्टेशन है। हाँ। देखो, अब हिंदी मीडियम का आदमी है तो वो यही सोचेगा। भाई अपन 2016 में मैंने ये सोचा, एम राज मॉल के अंदर मैंने शॉप ली और एम राज मॉल के जस्ट सामने एक प्लॉट है। ओके। प्लॉट बहुत बड़ा था, वो 60 बाई 80 का या ऐसा था। तो मैं उस टाइम सोचता था 2016 में कि यार मैं ऐसा करूंगा या मेरी घर की दुकान लूंगा, सोचता था खाली। ओके। मैं बोला ना, जैसे मैंने व्यापार चालू किया तो सोचा, इम्प्लीमेंट कर दिया। हाँ। सोचा मैंने कि यार मेरे, और फाइनेंशियली भी नहीं स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं थे, पर मैंने कहा सोच तो रखनी पड़ेगी। तो लोग बोलते हैं ना यार कि जितनी रजाई हो आदमी को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। मैं कह रहा हूँ रजाई से 2 गुना पांव फैलाओ, डबल पांव फैलाओ, आपकी ताकत हो जितने फैलाओ। क्योंकि कहावत उल्टी है, आप सोचोगे नहीं, आप करोगे नहीं तो होगा ही नहीं। अब वो पुरानी कहावतों का दौर रहा ही नहीं है। रजाई से बाहर पांव निकालो, सफलता मिलेगी। सोचा, प्लॉट के बारे में सोचा, विद इन 1 ईयर के अंदर मैंने वो प्लॉट परचेज कर लिया। तो अभी आपने अपना बिजनेस इतना मतलब फैला दिया है, आपने जैसा बताया 128 जगहों पे तो आपकी फ्रेंचाइजी है, आप खुद मैन्युफैक्चरिंग भी करना चालू कर दिया है और भी आपने 60 फ्रेंचाइजी के टोकन ले रखे हैं। हाउ डू यू मैनेज विथ वर्क एंड लाइफ? आई मीन अपनी फैमिली के साथ वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे बनाते हो? मैं डेली आज ऑफिस 2 बजे जाता हूँ। 2 बजे से लगाकर रात को मेरा 11-12 बज जाता है। ओके। क्योंकि अब धीरे धीरे मैंने इसको टाइम को कम किया है। भाई मैं 12 घंटे 10 घंटे ही काम करूँ। ओके। 2 बजे ऑफिस जाता हूँ, 2 बजे से 11-12 बजे तक रात को काम करता हूँ। सबसे पहली चीज मॉर्निंग में मैं उठता हूँ। सबसे जो जरूरी लाइफ में है, सबको भी बोलना चाहूँगा, लाइफ में सबसे बड़ा योगदान आपकी हेल्थ का है। कि आपका सबसे पहला जो सुख है वो आपकी निरोगी काया है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हर जगह लिखा हुआ है, हेल्थ है तो वेल्थ है। हमेशा हेल्थ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। हजारों करोड़ कमा लोगे। आज राकेश झुनझुनवाले का आपने सुना था, उन्होंने 45,000 50,000 करोड़ की कंपनी बनाई। yes. उन्होंने क्या बोला कि यार मैं सब जगह सक्सेस रहा, पर मैं मेरी लास्ट में मेरी हेल्थ से मैं हार। तो हेल्थ तो 100% आपकी अच्छी होगी। आप अच्छा खाओ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ओके। ग्रो भी वैसे ही करोगे जैसा खाओगे। तो हेल्थ के लिए आप
क्या करते हो अपने पूरे स्केड्यूल में? पूरे हेल्थ दिन के भर लिए मैं डेली कितना भी कुछ भी काम हो, मेरे को 1 घंटा मेरी हेल्थ के लिए निकालना है तो निकालना है, चाहे दुनिया। क्या करते हो? जिम करते हो? वर्कआउट डेली, जिम अच्छा। करता हूँ, घर पे इंस्ट्रूमेंट, जिम नहीं जा पाता हूँ तो घर पे इंस्ट्रूमेंट करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, ओके। और बाकी जिम जाता हूँ। तो ये तो हो गया फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को आप स्टेबल रखने के लिए? मेंटल हेल्थ के लिए मैं सच बता रहा हूँ, आज जो मैं हिमांशु भैया, मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो इतनी बड़ी चीज़ है, मैंने आज दिन तक वो चीज़ नहीं बताई। ओके। सीरियसली बोल, ब्रह्मास्त्र सुना है आपने? ओके। कि मेरी सक्सेस में जो मैं मेंटल हेल्थ की बात कर, हाँ। वो इतनी बड़ी बात है कि जो आदमी करने लग गया, जिस आदमी ने वो चीज चालू कर दी, मैं चैलेंज दे रहा हूँ उसको, उसी दिन से इतनी एनर्जी, इतनी चीजें होगी लाइफ में। हाँ, परेशानी आएगी, बहुत सारी चीजें हैं, उसके कोर्सेज भी है, चीजें बहुत सारी है, उसको आप फील भी कर सकते हो। ओके। नरेंद्र मोदी जी है या बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब लोग भी ये काम करते हैं, वो है मेडिटेशन। अगर आपकी लाइफ में, मैं कह रहा हूँ ज्यादा टाइम मत निकालो, आप सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन की, बहुत सारी टेक्निक्स है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई गुरु हूँ मेडिटेशन का, पर मैं करता हूँ, मुझे वो चीज फील होती है। मेरे पास कोई विधि नहीं है कि मेडिटेशन कैसे होता है। आप यूट्यूब पे जाइए, बड़े बड़े जो जितने भी बड़े आज ओशो है या बहुत अलग अलग टाइप से मेडिटेशन सिखाया गया है, आप वो कीजिए। जिंदगी में अगर सक्सेस होना है, फर्स्ट काम मेडिटेशन से मॉर्निंग में चालू कीजिए। 100% आपकी लाइफ में जो बदलाव आएगा ना, आप सच में बोलेंगे कि यार क्या। हाँ, पहले परेशानी होगी, क्योंकि कोई भी चीज, आज मैं मेडिटेशन को कितना बड़ा मानता हूं, मैं बताता हूं। जिंदगी में सबसे बड़ा साहस का अगर कोई काम है लाइफ में, तो वो है मेडिटेशन करना। इतना साहस का काम है। मैं इतनी इंपॉर्टेंस इसको इसके लिए दे रहा हूं कि युद्ध लड़ना आसान है, मेडिटेशन करना हार्ड है। मेडिटेशन करना बहुत इजी भी है अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हो तो, क्योंकि अगर आपको सफल होना है तो मैं कह रहा हूँ लाइफ में आपको ये चीज चालू करनी चाहिए। आप करते हैं नहीं करते हैं, मेरी एडवाइस अगर नहीं करते तो नहीं। शीतल, मैंने बहुत बार, एक्चुअली आप बता रहे हो ना, एक्चुअली डिफिकल्ट है ये, मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने विपासना का जो 10 दिन का कोर्स होता है, जिसमें आपने सुना होगा विपासना के बारे में, कि 10 दिन तक आप एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हो। मैंने पुणे सेंटर में जाके विपासना किया था। वहाँ पर आप 10 दिन तक ना फोन चला सकते हो, आपका डेली का जो ईटिंग हैबिट्स रहती है वो पूरा स्केड्यूल पूरा फिक्स रहता है। आप बाहर नहीं निकल सकते, फोन यूज नहीं कर सकते, आप किसी से बात नहीं कर सकते। आप वहाँ पर यहाँ तक कि एक दूसरे से भी, वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनसे भी आप बात नहीं कर सकते। फॉर दैट मैटर इशारों में भी बात नहीं कर सकते। मैं वो भी करके आया, मुझे लगा था कि वहाँ से मेरा लाइफ चेंज हो जाएगी। इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, बट लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस नहीं बन पाया मेरे लिए, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगा कि आप किसी पूरी जर्नी में ऐसा कोई फनी इंसिडेंट हुआ है क्या, जो आपको लगता है कि यार आज भी आप याद करते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार इससे फनी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट आपकी बिजनेस जर्नी में, आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी में? फनी इंसिडेंस इतना जबरदस्त रहा ना, आप सुनोगे तो आप खुद हंसने लग जाओगे। मैं दिल्ली माल खरीदने के लिए जाता था, हाँ। तो फनी इंसिडेंस इतना खतरनाक रहा। दिल्ली जाता था तो मैं क्या करता था, रूम नहीं लेता था, ओके। क्योंकि रूम के पैसे लगते थे। तो मैं वहाँ रेलवे स्टेशन पे सो जाता था। ओके। रेलवे स्टेशन पे सब फ्री। और मॉर्निंग में कैसा होता था कि काम रहता था तो मॉर्निंग में नहाते नहीं थे। अच्छा। मैं ना, क्योंकि काम रहता सुबह 7 बजे मार्केट वहां खुल जाती है और 7 बजे थोड़ा रिजनेबल प्राइस में चीजें मिल जाती थी। ओके। मतलब मार्केट से 10-15 रुपए सस्ती मिल जाती थी। उस चक्कर में क्या हुआ कि मैंने एक बैग लटका रखा, शॉर्ट्स पहन रखा, और तो मैं एक स्टोर पे गया माल खरीदने के लिए। मेरे उस टाइम कैश थी मेरे पास 2 लाख रुपए। ओके। ठीक है ना। तो आप मानोगे, मैं जो स्टोर पे गया ना, तो वहाँ का जो स्टोर मालिक था उसने मेरे को क्या बोला कि क्या यार आप लोग सुबह सुबह आ जाते हो यार, सुबह हुई है अभी तो दुकान नहीं खोली और आप लोग आ गए। मतलब कि वो मुझे भिखारी समझ गए, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा हो रहा, मैं नया नहीं, मेरे बाल बिखर रहे हैं। और एक्चुअली क्या कैश रहता है ना, तो दिल्ली में थोड़ा अवेयरनेस रहनी चाहिए, तो ओके उस हिसाब से भी मैं थोड़ा सा वैसा ही रहता था। अच्छा, कि ताकि अप टू डेट होके जाएंगे तो लोगों को पता लगेगा कि यार कहीं ना कहीं कैश है। लूट मार हो जाती है ना। दिल्ली में तो जबरदस्त लूट मार होती थी। ओके। अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई, उस टाइम की बात है। हाँ। तो उसने बोला यार सुबह सुबह आ जाते हो, चलो चलो चलो। मतलब इतनी हंसी आई मेरे को। मैंने कहा यार ये आदमी ने मुझे भिखारी समझ लिया यार, मुझे मांगने वाला आ गया सुबह सुबह। तो मतलब उससे जाके मिले हम वापस से बाद में, उससे माल लिया ना मैंने,
अच्छा, उसी से मैंने 1 लाख रुपए की परचेज करी। ओके। तो उसको ऐसा फील हुआ, पानी पानी हो गया कि यार भैया मेरे को तो समझा कि आप सुबह सुबह मांगने वाले आ गए यार, अरे मैं माल लेने आया हूँ आपके यहाँ। तो इतना मतलब हंसी आई और चीजें हुई, फिर उसने मेरे को खाना खिलाया, ओके, कोल्ड ड्रिंक पिलाई, बिठाया, फिर हमारे बहुत अच्छे उनसे टर्म्स आज भी है। वो Okay. जिंदगी भर वो सुन रहे होंगे तो ये वाक्य उनको याद होगा कि यार ये क्या चीज हुई है। जी सही है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, इसके साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे जी। कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें मोस्टली यंगस्टर्स ही हैं, स्टूडेंट्स ही हैं। अगर वो आज, मैं सिर्फ कपड़े के बिजनेस की नहीं बात कर रहा हूँ, अगर वो आज कोई भी बिजनेस, जैसा आपने बोला कि 25,000 से शुरू किया था और आज बहुत बड़ा एम्पायर आपने खड़ा कर दिया, कि आज अगर कोई भी, जैसे हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया कि यार बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं बट हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, उन व्यूअर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार दुनिया में जहाँ पर यंगस्टर्स या तो रिलेशनशिप्स में या फिर ये जो बैटिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं क्रिकेट में, ये बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर एवरीवन कि ये हमारे देश के लिए तो ख़राब है ही, उस इंडिविजुअल के लिए भी ख़राब है। तो नशे में बहुत ज़्यादा हो चुका है यंगस्टर, ऐसे में उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, हाउ दे कैन कीप देमसेल्फ डिटरमाइंड, डिसिप्लिन, कि वो अपनी लाइफ को बदल सकें, ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखो, सबसे पहले तो 2-4 चीजें मैं बता देता हूँ। एक तो जो हमारी फ्रेंचाइजी के लिए पहले बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारा मॉडल पता है। ओके। क्योंकि रीजन ये कि 25,000 50,000 से व्यापार हो सकता है, पर हम इस लेवल पे है कि हम हमारी फ्रेंचाइजी 25,000 50,000 में नहीं दे सकते। हमारी फ्रेंचाइजी 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए की है। ठीक है। हाँ, बिजनेस 50,000 से बड़ा बन सकता है, पर आज टाटा है तो टाटा की एक अलग वैल्यू है, रिलायंस है तो रिलायंस की वैल्यू है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि हमारी फ्रेंचाइजी 20-25 लाख रुपए से कम की नहीं है। छोटे सेंटर में हमारी 8-10 लाख 15 लाख रुपए की है, पहली चीज बात है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आदमी 25,000 में भी व्यापार चालू कर सकता है, 50,000 में भी व्यापार चालू कर सकता है। उनको क्या करना है, कोई भी मार्केट में आप जाइए, कुछ भी प्रोडक्ट लीजिए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। जैसे आपने 2 प्रोडक्ट चूज कर ली, एक आपने एक क्वालिटी शर्ट की चूज कर ली, एक क्वालिटी आपने जीन्स की चूज कर ली। ठीक है। फ्री में फंडा दे रहा हूँ, एकदम फ्री में। सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, मिनिमम 100 लोग तो उसको जानते होंगे उसके जीवन के कैरियर में। जी जी जी, ठीक है ना। उसने क्या किया कि उसने इंस्टाग्राम पे उसका जो भी नाम से उसको ब्रांड बनाना है वो ब्रांड बनाए। ठीक बात है। उसकी सोशल मार्केटिंग करे, उसके घर से बिजनेस चालू कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। घर में एक शेल्फ लगाने की तो जगह होती है। आप क्या करो, राइट प्राइस पे राइट प्रोडक्ट प्लेस करो मार्केट में। उसमें कैसे प्लेस होगा मैं बताता हूँ। आज जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में आपको करना है, आप हमारे ऑफिस आइए, 50,000 का माल खरीदिए। हमारा अहमदाबाद में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है, इंदौर में ऑफिस है। हाँ, हमारी बहुत सारी पॉलिसीज रहती है, जहाँ हमारी फ्रेंचाइजी है वहाँ हम प्रोडक्ट नहीं देते, क्योंकि हमारी मोनोपोली रहती है। ओके। तो आप आइए, हम आपको और लोग भी सजेस्ट कर देंगे। समझ गया। हम सजेस्ट कर देंगे, हमारी टीम सजेस्ट कर देगी कि भाई आपको कैसे करना है। तो आप 50,000 रुपये लीजिए, आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाइए, आप उस चीज़ का फ्री में प्रमोशन, सोशल मीडिया पे 1 रुपया नहीं लगता है। आपके 100 लोग हैं ना, आप आपकी रील 100 लोगों को शेयर करा दो, रीच चली गई 100 रुपये तक। 1 रुपये का ना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आने वाला है, ना रेंट लगने वाला है घर पे, कोई किराया नहीं, कोई भाड़ा नहीं, कोई किसी की सैलरी नहीं देनी, कोई 1 रुपये का खर्चा नहीं। व्यापार कर सकता है बंदा। प्रोडक्ट अगर अच्छा होगा, सिर्फ खरीदना है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करना है, हायरिंग अच्छे से करनी, मतलब परचेजिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपने प्रॉपर परचेजिंग और प्राइसिंग दोनों, प्रोडक्ट भी आपका अच्छा, आप जीत जाओगे, आपका व्यापार चालू हो जाए। 50,000 से कब लाख पे जाओगे, 10 लाख पे जाओगे, करोड़ पे जाओगे, 10 करोड़ पे जाओगे। मैं बोल रहा हूँ 50,000 से 2500 करोड़ की कंपनी करना कोई बड़ी बात नहीं, आदमी कर सकता है। उसके अंदर वो काम करने की क्षमता, वो डेडिकेशन होना चाहिए। व्यापार में अगर आप कूदे हो तो आपको 24/7 की ड्यूटी देनी पड़ेगी। नौकरी में आप 10 घंटे से काम चला सकते, व्यापार में आपको 24 घंटे देने पड़े। क्या बात है, ये बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है। आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी आपकी इस एंटरप्रेन्योर जर्नी से बहुत कुछ सीखें। आपकी और काटूंगा, नहीं बिल्कुल। आज की जो युवा पीढ़ी है उनको क्या करना है, शॉर्ट में पैसा कमाना है, सबको शॉर्टकट। ये जो मैंने मेंशन किया था कि बैटिंग वेबसाइट्स और ये सब पे बहुत, मेवाड़ी में कहावत है, मेरे को प्रॉपर याद नहीं आवेगी,
एक जना देख 100 जना घोड़ा फोड़ ले, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं एक जने को देख के 100 आदमी अपने जो पाँव के घुटने हैं वो फोड़ लेता है। तो बेटिंग एप्स या जो भी है, आदमी आपको भी पता है 1 लाख में से एक आदमी कमाता होगा, 99,999 आदमी नहीं कमाता है, मैं जितना जानता हूँ ये सच्चाई है। वो मॉडल ही वही होता है ना कि बाकियों से लेके एक को देंगे और एक को ही बहुत ही ग्लोरीफाई करेंगे कि देखिए 1 करोड़ जीत गया है, देखिए इसने कार जीत ली है, और बाकी सबको मोटिवेट करेंगे कि भैया मैं तो शॉर्टकट में बिलीव नहीं करता हूँ। जो आदमी शॉर्टकट अपनाएगा वो सक्सेस नहीं होगा। युवा पीढ़ी को ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा, चाइना जैसी सोच लानी पड़ेगी, मैदान में कूदना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। 2 फैक्टर में आप काम कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, नौकरी भी कर सकते हो। नौकरी अगर आपको करनी है तो आप कम से कम कोई भी लेवल पे करो, नौकरी में भी करोड़ों रुपए की सैलरी है और व्यापार में भी करोड़ों रुपए का काम है। कोई भी शॉर्टकट ना अपनाए। ये युवा पीढ़ी जो जा रही है कि मैं यहाँ से पैसा कमा लूँगा, वहाँ से कमा लूँगा, कोई भी आदमी शॉर्टकट से पैसा नहीं कमाता है। ये नशे में जो पीढ़ियाँ जा रही है ये अपने देश की नींव को कमज़ोर कर रही है। आज भविष्य लिखेगा तो आप जैसे मेरे जैसे लोग ही देश को चलाएंगे, मेरे जैसे आप जैसे लोग ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छी सोच के साथ अपन काम करेंगे, एक अच्छा विज़न लेके काम करेंगे। बाकी शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं बनती है, मैदान में उतरना पड़ता है, भूखा रहना पड़ता है, पेट को काटना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जब जाके सफलता मिलती है। कोई भी शॉर्टकट ज़िंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता है, नहीं बढ़ा सकता। थैंक यू वेरी मच शीतल। आई रियली होप कि आपकी ये जो एंटरप्रेन्योरल जर्नी रही है, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जो पर्सनालिटी रही है, ये हमारे व्यूअर्स को और सबको इंस्पायरिंग करेगी। और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि इतनी ऑनेस्टली अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी। आपने बताया बिजनेस के फंडे, आपने ये तक बताया कि अगर कोई आदमी 50,000 रुपये भी लेके बैठा है तो कैसे बिजनेस में बड़ा कुछ कर सकता है। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ आए, अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि हिमांशु का आप चैनल सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, और मेरी स्टोरी से अगर आपको इफेक्ट आता है तो आप कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।